में जीना पड़ रहा था। तो ऐसे टाइम पे जब इतनी ज्यादा समस्याएं हो गई तो ब्रिटिशर्स को लगा कि अब उन्हें परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम को कंटिन्यू नहीं करना चाहिए और उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें एक नया सिस्टम डिवाइस करना चाहिए। तो वो नया सिस्टम क्या था उसके बारे में भी जान लेते हैं। नया सिस्टम जो आया वो था महलवाड़ी सिस्टम। अब ये किसने डेवलप किया था? इट वॉज डेवलप्ड बाय हॉल्ट मैकेंजी इन 1822। हॉल्ट मैकेंजी एक ऐसे इंग्लिश मैन थे जिनका ये मानना था कि जो विलेज है ना वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सोशल इंस्टीट्यूशन है। किनके लिए? इंडियंस के लिए। तो वो भी स्पेशली अगर हम बात करें नॉर्थ इंडिया की। तो उन्होंने ये सोचा कि एक ऐसा सिस्टम इंट्रोड्यूस करते हैं जिसमें हम जब बात करेंगे तो पूरे के पूरे विलेज की बात करेंगे। तो ये जो पूरा विलेज की बात होती थी ना कलेक्टिवली, इसे क्या कहा जाता था? इसे कहा जाता था महल। तो ये जो महल वर्ड है इसी को लेकर बनाया गया महलवाड़ी सिस्टम। ठीक है, और ये कब बनाया गया? इन द ईयर 1822। तो इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया, यानी इंडिया का जो नॉर्दर्न हिस्सा है ना, जो सारा आप देखते हैं नॉर्दर्न पार्ट है, जैसे कि हम बात करते हैं अभी प्रेजेंट की बात करें जिसमें यूपी, पंजाब और जितना भी प्लेन एरिया आता है ना नॉर्दर्न पार्ट का, तो ये वहां पे इंट्रोड्यूस हुआ था। ठीक है, अब ये जो सिस्टम था ना ये परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम से कुछ हद तक डिफरेंट था। ये डिफरेंट कैसे था वो भी जान लेते हैं। आपको याद होगा उसमें क्या होता था कि हर इंडिविजुअल पीजेंट जो था वो किसको पैसे देता था? जमींदार को। और जमींदार किसे पैसे देता था? ब्रिटिशर्स को। लेकिन यहाँ पे सिस्टम चेंज किया गया। कैसे? पहला तो जो फिक्स रेंट वाला सिस्टम था वो हटा दिया गया। इन्होंने कहा कि हम हर पीजेंट से एक जितना रेंट नहीं ले सकते। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया? फील्ड्स वर मेजर्ड। अब होता ये था कि कुछ ऑफिसर्स असाइन किए गए जो विलेज में जाके लैंड्स को इंस्पेक्शन करते थे वहां पे, और हर जो खेत होते थे ना, जो फील्ड्स होती थी, उनकी मेजरमेंट करते थे। वो इसलिए क्योंकि उन्होंने ये कहा कि जिसके पास है स्मॉल लैंड तो उसका रेंट भी होगा स्मॉल, और जिसके पास है बिग लैंड तो उसका रेंट भी होगा बिग। यानी जितनी आपकी लैंड है आप उसके अकॉर्डिंगली रेंट को पे करेंगे। एंड रेवेन्यू ऑफ ईच प्लॉट एडेड अप टू कलेक्टिव रेवेन्यू ऑफ विलेज। क्योंकि हमने बात क्या की कि विलेज की बात की नहीं, पूरे महल की बात की है ना, तो हर इंडिविजुअल से रेंट ऐसे नहीं लिया जाता था कि आज मिस्टर ए से रेंट ले रहे हैं फिर मिस्टर बी से। वो क्या करते थे, सभी का रेंट एक जगह क्या होता था, टोटल अप होता था। ठीक है, और जब ये रेंट जो है उसको टोटल अप कर लेते थे तो वो कलेक्टिवली पूरे विलेज की तरफ से दिया जाता था ब्रिटिशर्स को। और ये जो रेवेन्यू था इट वाज रिवाइज्ड पीरियोडिकली। मतलब अब जैसे पहले फिक्स रेंट था ना इन परमानेंट सिस्टम, अब फिक्स रेंट वाला जो सिस्टम था वो नहीं रहा। अब क्या हो गया कि हर कुछ टाइम पीरियड के बाद उस रेवेन्यू को, उस रेंट को क्या किया जाएगा? रिवाइज किया जाएगा, यानी कम या ज्यादा किया जाएगा अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। एंड जो विलेज हेडमैन थे ना, तो विलेज हेडमैन कलेक्टेड द रेवेन्यू। तो जहां पहले परमानेंट सिस्टम में जमींदार को थी ये ड्यूटी कि आप कलेक्ट करेंगे, जमींदार कलेक्ट करते थे ना रेंट, तो अब ये किसे हैंड ओवर कर दी गई? ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंड ओवर की गई विलेज हेडमैन को। जो गांव के मुखिया होते थे वो ही सारा रेवेन्यू कलेक्ट करते थे और हैंड ओवर करते थे ब्रिटिशर्स को। एंड एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट, विलेज को क्या कहा जाता था? विलेज को कहा जाता था महल। तो इसको हम इमेज के तौर पे भी समझ लेते हैं। देखिए क्या चीज थी। अब हर लैंड को मेजर किया जाता था जैसा कि हमने डिस्कस किया, और सारे के सारे विलेज को क्या कहते थे? महल। तो हर लैंड से जितना भी रेंट होता था ना, मतलब सपोज कर लीजिए कि हर लैंड को अगर हम बात करें कि ए का जो लैंड है, फिर जो मिस्टर बी का लैंड है, फिर जो मिस्टर सी का लैंड है, वो सब कलेक्ट करके एक कंप्लीट महल में काउंट किया जाता था। और ये सारा कौन कलेक्ट किया करता था? इसे कलेक्ट करता था विलेज हेडमैन। और एक इसे हैंड ओवर करता था, ये हैंड ओवर किया करता था टू ब्रिटिशर्स। तो ये पूरा मेथड था किसमें? महलवाड़ी सिस्टम में। एंड यहाँ पर भी बाद में जो चीज देखने में आई थी वो ये थी कि यहाँ पर भी जो रेंट कलेक्ट किया जाता था ना, वो रेंट बहुत ही हाई होता था, बहुत ज्यादा हाई। तो ये भी कई बार पे ऑफ कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता था। इसी तरह जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया क्या कि नॉर्दर्न पार्ट में कौन सा सिस्टम स्टार्ट किया गया था? महलवाड़ी सिस्टम। ये तो स्टार्ट किया गया था इन द नॉर्दर्न पार्ट। तो ऐसे ही एक और सिस्टम बनाया गया इन द सदर्न पार्ट ऑफ आवर कंट्री। अब उसे क्या कहते थे वो भी जान लेते हैं। इसे कहा जाता था रियोतवाड़ी सिस्टम।
अब ये जो रियोतवाड़ी सिस्टम था, इसे किसने किया था डेवलप? इट वाज डेवलप्ड बाय गवर्नर ऑफ मद्रास थॉमस मुनरो इन 1820। लेकिन इसके बारे में भी एक छोटी सी कहानी पहले जान लेते हैं। एक्चुअली में क्या था कि ये सारा सिस्टम एक स्मॉल स्केल पे स्टार्ट किया गया था। बाय हूम? बाय कैप्टन रीड। अब ये कैप्टन रीड जो थे, इन्होंने ये सिस्टम स्टार्ट किया था एक स्मॉल स्केल पे। ऐसा हुआ था कि जब ब्रिटिशर्स ने टीपू सुल्तान को हरा दिया था ना, जैसे हमने पढ़ा था एंग्लो मैसूर वॉर में टीपू सुल्तान को हरा दिया था, तो उसके बाद जो कुछ इन्होंने एरिया टीपू सुल्तान का अक्वायर किया था ना, उसपे कैप्टन रीड ने ये सारा सिस्टम पहले स्मॉल स्केल पे चलाया था। तो उसी का एक बेस तैयार करके थॉमस मुनरो, जो कि गवर्नर थे मद्रास के, इन्होंने 1820 में ये सिस्टम शुरू किया जिसे कहा जाता था रियोतवाड़ी सिस्टम। अब ये इंट्रोड्यूस इन सदर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया। ये कहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ था? सदर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया में। अब इसमें क्या चीज थी? देखिए, आपको एक बात बताते हैं। यहाँ पे जो हमारा, अगर हम बात करें नॉर्दर्न पार्ट की, जो नॉर्थ का हिस्सा है ना इंडिया का, वहां पे शुरू से एक सिस्टम ये था कि जमींदार हुआ करते थे। पर अगर बात करें सदर्न पार्ट की, तो वहां पे कोई ट्रेडिशनल जमींदार नहीं हुआ करते थे। इसलिए इन्होंने जो डायरेक्ट ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो डाली ना कि भाई हाँ आप ही से पैसा इकट्ठा करेंगे, वो किन पे डाली गई? वो डाली गई थी ऑन रियोट्स। रियोट्स कहा जाता है कल्टीवेटर्स को, जो उस लैंड में एक्चुअली काम कर रहे हैं, यानी जैसे जो फार्मर्स वगैरह हैं। तो रियोतवाड़ी सिस्टम इसीलिए उसे कहा जाता है क्योंकि डायरेक्टली डील किनके साथ कर रहा है? रियोट्स के साथ। अब यहाँ पे जो एक चीज कॉमन थी विद महलवाड़ी सिस्टम, यहाँ पे भी फील्ड्स को क्या किया गया? मेजर किया गया कि जिसकी जितनी फील्ड है उसके अकॉर्डिंगली वो रेंट देगा। एंड द रेवेन्यू वॉज रिवाइज पीरियोडिकली। सिमिलरली जैसे कि महलवाड़ी सिस्टम में था कि रेंट जो था उसको कुछ टाइम पीरियड के बाद रिवाइज कर दिया जाता था, यानी कम या ज्यादा कर दिया जाता था। एंड यहाँ पे डायरेक्टली ब्रिटिशर स्टार्टेड कलेक्टिंग रेवेन्यू। अब उन्होंने यहाँ पे, जैसा कि हमने कहा, जमींदार भी नहीं है, कोई हेडमैन वगैरह वाला सिस्टम नहीं है, तो रियोट्स यानी कल्टीवेटर से डायरेक्टली कौन कलेक्ट कर रहा है? ब्रिटिशर्स कलेक्ट कर रहे हैं क्या? रेवेन्यू। एंड पीजेंट्स वर द ओनर्स, यानी जैसा कि अगर आपको याद हो, हमने अभी फिक्स जो सिस्टम था यानी परमानेंट सिस्टम था, उसमें क्या कहा था कि जो पीजेंट था उसके पास ओनरशिप नहीं थी ना लैंड की, वो तो किसके पास थी? जमींदार के पास थी। लेकिन रियोतवाड़ी सिस्टम में जो पीजेंट था यानी जो रियोत था, वही मालिक होता था अपने लैंड का, और वो उसका कुछ रेंट जो होता था उसे पे करता था। तो इसको भी एक प्रॉपर इमेज के तौर पे समझ लेते हैं। तो क्या हो रहा है यहाँ पे भी? लैंड मेजर की जा रही है ना, और सारा मेजर करके लैंड जो है वो रेंट कौन इकट्ठा कर रहे हैं? सबसे पहले जो जितना भी रेंट है वो किसे इकट्ठा करके देना है? पीजेंट्स को, जिन्हें क्या कहा जाता था? रियोट्स। और ये जो पीजेंट्स थे ये खुद ही मालिक होते थे अपनी जमीन के। एंड फाइनली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी रेंट कलेक्ट करने की, वो किनके हाथ में थी? वो थी ब्रिटिशर्स के हाथ में। तो जो ब्रिटिशर्स हैं वो सारा का सारा रेंट अपने आप ही कलेक्ट कर रहे थे। तो यानी अब वो किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं थे क्या करने के लिए? रेंट कलेक्ट करने के लिए। बट यहाँ पर भी ना कुछ प्रॉब्लम्स देखने में आई। जो अगर हम रियोतवाड़ी सिस्टम की बात कर रहे हैं, यहाँ पे भी सबसे पहले प्रॉब्लम ये थी कि द अमाउंट ऑफ द टैक्स वॉज वेरी हाई। बहुत हाई अमाउंट जो था टैक्स का वो रखा गया था। तो इसकी वजह से क्या हुआ? पीजेंट स्टार्टेड डिजर्टिंग कंट्री साइड। जो पीजेंट्स है वो इतने मजबूर हो गए क्योंकि रेंट तो पे नहीं कर पा रहे हैं, तो बहुत ज्यादा फिर उन्हें परेशानी झेलनी पड़ रही है, पैसा ही नहीं है उनके पास, कोई इनकम नहीं है, कुछ नहीं है। तो उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया? कंट्री साइड यानी जो उनके घर थे, उनके रूरल एरिया वाले जो सारा था ना घर, वो सब उनको छोड़ के जाना पड़ गया दूसरे प्लेसेस पे। किस लिए? ताकि वो वहां पे जाके कुछ इनकम वगैरह अपनी अर्न कर पाए। तो ऐसे टाइम पे ब्रिटिशर्स ने जो है ना अपना ध्यान डाइवर्ट किया किस तरफ? दे सेड कि चलो अब हम ना कुछ ऐसी क्रॉप्स के ऊपर ध्यान देते हैं जिनसे हमें बहुत ज्यादा इनकम हो सके। तो अगर हम क्रॉप्स की बात करें कि वो कौन से क्रॉप्स थे और वो किन किन एरियाज में उगाए गए, तो वो भी जान लेते हैं। वेल, ऐसे क्रॉप्स जिनकी बात हो रही है कि वो किस लिए यूज होंगे? फॉर यूरोप, कि यूरोप में जिन चीजों की सबसे ज्यादा डिमांड है, तो वो सारी चीजें जो थी ना वो यहाँ इंडिया में जबरदस्ती कल्टीवेट करवाई जाती थी बाय द ब्रिटिशर्स। तो वो क्या क्या थे? जैसे कि फर्स्ट इमेज में देखिए, यहाँ आपको एक जूट की कल्टीवेशन दिखाई गई है। तो जो बंगाल रीजन था वहां पे जूट उगाने के लिए फोर्स किया जाता था कल्टीवेटर्स को। सिमिलरली
द कल्टिवेटर्स ऑफ असम वर फोर्स्ड टू कल्टिवेट व्हाट, टी। तो उन्हें सबसे ज्यादा ये कहा जाता था कि आप टी जो है उसको कल्टिवेट करें, क्योंकि असम की जो चाय थी उसकी बहुत ज्यादा डिमांड थी कहाँ पे, यूरोप में। एंड शुगर केन ऑफ यूपी वॉज इन डिमांड, सो वहां पे फोर्स किया जाता था कल्टिवेटर्स को कि आप सिर्फ शुगर केन ही सबसे ज्यादा ग्रो अप करेंगे, उसके अलावा आप कोई और चीज कल्टिवेट नहीं कर सकते। तो उस वक्त जो यूपी था ना उसको यूनाइटेड प्रोविंस कहा जाता था, ये बात आप याद रखना। एंड पंजाब में वीट उगाने के लिए ज्यादा जोर दिया जाता था, क्योंकि वहां पे वीट इजीली कल्टीवेट हो सकता था और उसको वो यूज करने वाले थे किस लिए, कि उसको एक्सपोर्ट करेंगे यूरोप में। तो सच वर द थिंग्स कि अलग अलग क्रॉप्स जो थे ना वो उगाने के लिए फोर्स करते थे ब्रिटिशर्स। इसी तरह एक और चीज थी जो चाहते थे ब्रिटिशर्स की कल्टीवेट की जाए बाय द इंडियन फार्मर्स, वो क्या थी, वेल दैट वाज इंडिगो। तो अगर इंडिगो कल्टीवेशन की बात करें तो वो इसलिए जरूरी था क्योंकि इट वाज ऑफ हाई डिमांड फॉर डाइंग क्लोथ्स इन यूरोप एंड इंडियाज ट्रॉपिकल क्लाइमेट इज सुटेबल फॉर इट्स ग्रोथ। देखिए जो ये इंडिगो जिसे आप यहाँ इमेज में देख रहे हैं ना, ये क्या होता है, नील होता है, ठीक है। तो ये ऐसा ब्लू पाउडर था जिसे कि यूज किया जाता था क्लोथ्स डाई करने के लिए यूरोप में। तो इसकी बहुत ज्यादा डिमांड थी यूरोप में। एंड इंडिया का जो ट्रॉपिकल क्लाइमेट था ना वो सूटेबल था इसकी ग्रोथ के लिए। ट्रॉपिकल क्लाइमेट क्या होता है, वेल एक ऐसा आप कह सकते हैं प्लेस की हम बात कर रहे हैं जहाँ पे फुल ईयर क्या रहता है, एक वार्म टेम्परेचर मेंटेन रहे, जहाँ पे मतलब ज्यादातर जो मंथ्स है वहां पे वार्म टेम्परेचर मेंटेन रहे, उसको कहा जाता है ट्रॉपिकल क्लाइमेट। और ये जो वार्म टेम्परेचर था ना ये सूटेबल था किसकी ग्रोथ के लिए, इंडिगो की ग्रोथ के लिए। एंड इंडिया वाज द मेन एक्सपोर्टर ऑफ इंडिगो। तो अब इस चीज को समझने के लिए मैं आपको एक पूरे ना एक चीज समझाती हूँ। यहाँ पे क्या था, पहली बात तो आप समझ चुके हैं कि यूरोप में क्लोथ्स को डाई करने के लिए इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। वो इसलिए जरूरत थी क्योंकि यहाँ पे सिस्टम क्या था कि जो यूरोप था वहां पे एक प्लांट उगाया जाता था जिसको कहा जाता था वोद। अब ये जो वोद होता था ना, इससे जो ब्लू पाउडर निकलता था उससे जो डाई किए जाते थे क्लोथ्स वो इतने फाइन नहीं होते थे, राइट, वो इतने फाइन नहीं होते थे डाई। तो इसके लिए उनका क्या मानना था यूरोपियंस का कि उन्हें चाहिए सबसे ज्यादा क्या, इंडिगो, क्योंकि उससे जो क्लोथ्स थे वो ढंग से डाई हो जाते थे। तो इस वजह से इंडिगो की डिमांड बहुत ज्यादा थी यूरोप में। एंड एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये था कि जो वोद कल्टीवेटर्स थे ना यूरोप में, जैसे कि एक बहुत से डिफरेंट कंट्रीज में थे, अगर हम बात करें जितने भी यूरोपियन कंट्रीज है वहां पे जितने भी वोद कल्टीवेटर्स थे उन्हें इतनी ज्यादा टफ कंपटीशन फेस करना पड़ रहा था इंडिगो से कि उन्होंने एक बारी तो अपनी गवर्नमेंट से ये भी रिक्वेस्ट करती थी कि आप इंडिगो को बैन कर दीजिए इंपोर्ट करवाना, क्योंकि वोद जो है उसकी तो सेल हो ही नहीं रही थी। तो अभी आपको ये समझ आ चुका है कि इंडिगो कल्टीवेशन क्यों करवाया जा रहा था, है ना। तो अभी इसकी कुछ स्टेजेस को भी समझ लेते हैं। देखिए ये जो आप प्लांट देख रहे हैं ना, ये क्या है, ये इंडिगो का प्लांट है। इस इंडिगो के प्लांट से ना डाई किए जाते हैं क्या, कपड़े। स्पेशली जैसे कि आपको यहाँ पे एक ब्लू जीन्स दिखाई गई है, जो ये पाउडर है इससे ये सारा कपड़ा जो है डाई किया जाता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इंडिगो कल्टीवेशन हो रहा था इंडिया में, लेकिन उससे पहले ये कहाँ पे कल्टीवेट हो रहा था और क्या सिचुएशन थी। कुछ जगहें जैसे कि अगर हम बात करें कि ऐसी जगह जहाँ पे इंडिगो और भी ज्यादा कल्टीवेट हो सकता था, सबसे पहले बात करते हैं कैरेबियन आइलैंड की। जो ये कैरेबियन आइलैंड था ना, ये किनके अंडर था, ये था फ्रेंच के अंडर। अब जो फ्रेंच थे ये क्या करते थे, कुछ अफ्रीकन स्लेव्स को यहाँ कैरेबियन आइलैंड में लेके आते थे। एंड क्योंकि यहाँ का जो वेदर था वो बहुत ही सुटेबल था फॉर द ग्रोथ ऑफ इंडिगो, तो यहाँ पे एक फोर्स लेबर करवाई जाती थी अफ्रीकन से कि आप जो है इंडिगो ग्रो कीजिए। लेकिन बाद में ऐसा चीजें सामने आई कि जो अफ्रीकन स्लेव्स थे ना, इन्होंने रिबेल कर दिया। तो इन्होंने सबसे पहले रिबेल किया इन द ईयर 1791। कहाँ पे, सेंट डोमिनिक में। तो वहां पे इन्होंने बहुत तोड़ फोड़ कर दी और मतलब फैक्ट्रीज वगैरह थी जो वहां पे उनमें तोड़ फोड़ कर दी। जो प्लांटर्स थे उनको भी मतलब उनका मर्डर वगैरह कर दिया। तो उस वजह से क्या हुआ कि इन द ईयर 1792 जो फ्रांस था ना, उन्होंने एक डिसीजन लिया कि अब किसी भी तरह की जो स्लेवरी है उसे हम अबॉलिश कर देंगे, यानी पूरी तरह से खत्म कर देंगे। और इस वजह से जो ये कैरेबियन आइलैंड था और इसके साथ ही जितने भी एरियाज जो थे जो
पोर्तुगीज के अंडर थे या जो कि स्पेनिश वगैरह लोगों के अंडर थे, वहां पे एक तरह से इंडिगो कल्टीवेशन जो था वो हो गया बंद। तो उस दौरान क्या हुआ कि कुछ जो लोग थे इन्होंने सोचा कि कहाँ चलते हैं इंडिया। अब ये इंडिया में क्यों आना चाहते थे? जैसे कि हमने पहले बात की ना कि जो इंडिया है उसका जो ट्रॉपिकल क्लाइमेट था ये सूटेबल था फॉर द ग्रोथ ऑफ व्हाट, इंडिगो। तो इन्होंने सोचा कि कहाँ चलते हैं, अब चलते हैं इंडिया और वहां पे जाके हम अपनी क्या करेंगे, कल्टीवेशन स्टार्ट करेंगे। तो जब ये लोग यहाँ इंडिया में आए तो उस वक्त सबसे पहले सिचुएशन आप ये समझ लीजिए कि 1810 में क्या